यहाँ पे हम हमारी स्पेसिफिक जो डिस्कशंस है वो स्टार्ट करते हैं। वो डिस्कशंस ये है कि किसी भी वेक्टर को आपको स्केलर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। जनरली आप कोई भी अगर नंबर लिखते हैं, चाहे फिर वो नंबर हो 2 या फिर वो 3 हो या फिर वो 9 हो या फिर वो 10 हो, तो ये जो कोई भी नंबर है, इस नंबर को आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे स्केलर। क्योंकि यहाँ पे ये आप 2 है, 3 है, 9 है, -10 है, ये जो सभी नंबर है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ये सभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की टर्म है। लेकिन अगर आप इस मैग्नीट्यूड को एक यूनिट वेक्टर के साथ जोड़ के इसे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एक पूरा का पूरा एरो तैयार होगा, जिसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे वेक्टर। लेकिन यहां पे मैं आपको यह बताता हूं कि एक स्केलर और एक वेक्टर दोनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किस तरह से अलग अलग रिप्रेजेंट होते हैं। जब आप ये बोलते हैं कि यहां पे ये जो 2 है वो क्या है, स्केलर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कंसीडर कीजिए कि इस 2 को आप एक्स एक्सिस में लिखते हैं। तो क्या है कि इस ग्राफ पेपर में ये आपकी है एक्स एक्सिस, और उस एक्स एक्सिस के ऊपर आप 2 को कहां पे कंसीडर करेंगे कि ये जो एग्जिट ये पॉइंट है, ये क्या है, ये है 2। तो ये क्या था कि यहां पे आपने ये बोला कि ये स्केलर नंबर है 2 विच इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। तो आपने यहां पे एक्स एक्सिस को लिया और उस एक्स एक्सिस के ऊपर आपने ये चेक किया कि 2 नाम का ये जो पोर्शन है वो कहां पे आता है। तो आपने वहां पे इसे पॉइंट आउट करके इसे क्या कर दिया, लोकेट कर दिया। तो ये क्या था, स्केलर था। लेकिन जैसे ही आप ये बोलते हैं कि ये 2 स्केलर नहीं है लेकिन क्या है, वेक्टर है, तो ये वेक्टर किस तरह से बनेगा। तो वेक्टर लिखने के लिए आपको यहां पे स्मॉल आई कैरेट भी जोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही स्मॉल आई कैरेट जोड़ा जाता है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वेक्टर। तो ये वेक्टर बनने के बाद आप इसे ये बोल सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस का वेक्टर है, क्योंकि यहां पे आई कैरेट आता है, और ये जो आई कैरेट है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, और इस यूनिट वेक्टर का ये जो एक्सिस है वो क्या है, एक्स एक्सिस। तो इस यूनिट वेक्टर को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, 2 टाइम आई कैरेट। मतलब कि यहां पे ये यूनिट वेक्टर इतना होता है, लेकिन इस यूनिट वेक्टर को अगर आप 1 टाइम और 2 टाइम, मतलब कि इस तरह से आप अगर आप इसे 2 बार प्लेस करते हैं तो ये क्या बन के आता है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस बनेगा, जिसे आप बोलेंगे 2 टाइम आई कैरेट, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक वेक्टर को। तो मुझे आपको यह बताना है कि जब आप किसी स्केलर को लिखते हैं तो वो स्केलर स्पेसिफिक एक ही पॉइंट को क्या करता है, फिगर आउट करता है। लेकिन जब आप वेक्टर को लिखते हैं तो वो वेक्टर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक उतने डायमेंशन तक लॉन्ग होता है, उसके पास हेड भी होता है और उसके पास टेल भी होता है। तो मैं आपको यहां पे ये बताता हूं कि ये कंसीडर कीजिए एक्स एक्सिस है, जिसका हम यूज करेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये भी एक्स एक्सिस है जिसका हम यूज करेंगे स्केलर को दर्शाने के लिए। तो क्या होगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर आप कंसीडर कीजिए वही 2 टाइम आई कैरेट, और यह एक्स एक्सिस के ऊपर आप वही कंसीडर कीजिए 2 स्केलर को। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे स्केलर को आप सिर्फ और सिर्फ यहां पे लिखेंगे, और ये क्या बनेगा कि ये 2 का क्या है, स्केलर है। लेकिन जब आप इस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की जिसके ऊपर आप वेक्टर ड्रॉ करने वाले हैं, यहां पे ये 2 टाइम आई कैरेट किस तरह से ड्रॉ होगा, ये ड्रॉ होगा कुछ इस तरह से। तो यहां पे चेंज क्या आया, ये देखिए, वेक्टर में ये उसका एक मैग्नीट्यूड का लेंथ आया जो कि कितना है, ये उसके मल्टीप्लायर जितना है। तो मतलब कि आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सभी पोर्शंस को एज अ एक लाइन कंसीडर करना है, और एग्जैक्ट जहां पे आपका वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड पूरा होता है वहां पे आपको क्या ड्रॉ करना है, एक एरो। तो ये जो 2 टाइम आई कैरेट है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, इसे ड्रॉ करने के लिए, इसे पॉइंट आउट करने के लिए, या फिर इसे फिगर आउट करने के लिए आपको इतना ड्रॉ करना पड़ा। मतलब कि ये पूरा का पूरा टर्म यूज करना पड़ा, जहां पे आपको हेड, टेल, मैग्नीट्यूड और एरो, इन सभी टर्म्स का ख्याल रखना पड़ा।
लेकिन जब आपने स्केलर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया या फिर इसे फिगर आउट किया, तो स्केलर में आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट का यूज़ किया, ना ही कोई लाइन यूज़ की, ना ही कोई एरो यूज़ किया, और ना ही यहाँ के इसके बीच में आने वाले डिस्टेंस को भी कंसिडर किया। ये डिस्टेंस को भी आप यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। सिर्फ आप क्या करते हैं कि ये जो उसका फाइनल पॉइंट है वहाँ पे आपने एक पॉइंट रखा और उस पॉइंट को आपने इस तरह से लोकेट कर दिया और ये बोल दिया कि ये लोकेशन बताता है कि ये क्या है, दो, जो कि आप इसे बोलते हैं कि ये एक स्केलर टर्म है। तो ये एक स्पेशल डिफरेंस था स्केलर और वेक्टर के बारे में कि वेक्टर में एक पूरी लाइन कंसीडर होती है, यहाँ पे हेड और टेल को आपको देखना पड़ता है, जबकि उसी वेक्टर का मतलब कि 2 टाइम आई कैरेट, यही वेक्टर का अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्केलर फॉर्म बताते हैं तो ये स्केलर फॉर्म क्या होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड कहाँ पे लोकेट होता है, वो तो सिर्फ उसके हेड के पास ही लोकेट होता है। तो ये जो उसका हेड है, ये पॉइंट मतलब कि ये जो उसका बीच का डिस्टेंस है वो हमें कोई मायने नहीं रखता है। हमें जो उसका सिर्फ हेड है, वो हेड ये बताता है कि ये उसका स्केलर फॉर्म है। लेकिन अगर आप उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक टोटल कॉम्बिनेशन लेते हैं, उसको आप कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे आपको जो समझना था और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, इसे अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि हम थ्रू आउट दिस लेक्चर मतलब कि इस पूरे के पूरे लेक्चर में जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा कि यहाँ पे आपको एक स्केलर लेना पड़ेगा और उस स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमने ऑर्डिनरी स्केलर और ऑर्डिनरी वेक्टर के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स के 4 बेसिक ऑपरेशन का एक ऑपरेशन है। मैथमेटिक्स के 4 बेसिक ऑपरेशन कौन से हैं, एक है एडिशन, दूसरा है सब्सट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन और बाद में आता है डिवीजन। तो ये जो 4 अलग अलग ऑपरेशन है, उन सभी ऑपरेशन में हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन को। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में हो सकता है। लेकिन जब आप आगे बात करेंगे वेक्टर के बारे में और स्केलर के अलग अलग स्पेसिफिक वेक्टर एल्जिब्रा के बारे में, तो वहां पे आपको 2 अलग अलग ऑपरेशन लेने होंगे। एक होगा उसका स्केलर ऑपरेशन, दूसरा होगा उसका वेक्टर ऑपरेशन। तो ये जो स्केलर ऑपरेशन है, ये स्केलर ऑपरेशन को आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। और ये जो आपका दूसरा वेक्टर ऑपरेशन है, उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब कि स्केलर ऑपरेशन इसे आप बोलेंगे डॉट, मतलब कि ये है आपका डॉट, डॉट प्रोडक्ट। और ये जो आपका वेक्टर ऑपरेशन है उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे क्रॉस। ये है क्या आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो 2 अलग अलग ऑपरेशन आएंगे, तो उस ऑपरेशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, वो क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 2 वेक्टर्स के बीच में ही हो सकता है। वहां पे आप कुछ मैथमेटिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ही काम करेंगे, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन कुछ एक स्पेसिफिक अलग अलग तो वो जो ऑपरेशन होगा, वो ऑपरेशन मैथमेटिक्स के कुछ अलग अलग प्रिंसिपल को यूज करके होगा, क्योंकि आपको वहां पे कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे आई कैरेट होगा, जे कैरेट होगा, के कैरेट होगा, और इस तरह के कैरेट तो दोनों वेक्टर्स में होंगे। पहले वेक्टर में भी ये कैरेट्स होंगे, दूसरे वेक्टर में भी ये कैरेट्स होंगे। तो जब आप 2 वेक्टर्स का क्रॉस लेते हैं, तो उन क्रॉस को लेने के लिए आपको किस तरह से कैरेट को कंबाइन करना पड़ेगा, ये आपको वहां पे अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। और उसको देखने के बाद ही आप यहाँ पे एक प्रिंसिपल तैयार करेंगे कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर को आप किस तरह से एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, वो मैं आपको वहां पे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में भी इस तरह के प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा कि डॉट प्रोडक्ट भी 2 वेक्टर्स के बीच में डॉट हो सकती है, लेकिन 2 स्केलर के बीच में या फिर एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में किस तरह से डॉट हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, इन सभी टर्म्स के बारे में हम वहां पे देखेंगे। लेकिन ये देखना क्यों पड़ा, क्योंकि ये डॉट और क्रॉस
ये दोनों ऑपरेशन ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स के टाइप के ऑपरेशन नहीं है। ये स्पेसिफिकली एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच में या फिर एक वेक्टर और दूसरे स्केलर के बीच में होने वाले ऑपरेशन है। ये कोई ऑर्डिनरी ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि मल्टीप्लिकेशन को देखना है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जैसे आप 2 इंटू 3 करते हैं तो क्या होता है, 2 को आप 3 बार रिपीट करते हैं। मतलब कि आप जनरली आप मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, 2 इंटू 3, तो ये क्या बन के आता है कि आपको 3 को कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है। तो कंसीडर कीजिए कि ये क्या है कि ये 3 यूनिट है और इन 3 यूनिट को आप कितनी बार करते हैं, 2 बार करते हैं। मतलब कि इसे आप 2 बार रिपीट करते हैं। ये एक बार 3 और ये दूसरी बार 3, तो क्या हुआ, और 3 मिलके क्या हो गई यहाँ पे 6। तो ये 3 इंटू 2 ये भी क्या आता है, 6 ही आता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इतने पोर्शन को आपने कंसीडर किया कि ये क्या है, 3 यूनिट है। फिर आपने इस पोर्शन को यहाँ पे दूसरी बार रिपीट किया और रिपीट करने के लिए क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को एक दूसरे के साथ टच किया, ना ही इसे ओवरलैप किया और ना ही इसे आपने अपार्ट रखा। अपार्ट से मेरा मतलब है कि दूर रखा, लेकिन इसको आपने दोनों को एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली टच करके रखा। और टच करके रखने की वजह से आपको ये जो पूरा यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर यहाँ के एंडिंग तक ये जो भी डिस्टेंस मिला, ये डिस्टेंस क्या आया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो कि बनता है 6। तो यहाँ के वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में, मतलब कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी आपको यही करना है कि कंसीडर कीजिए कि आपके सामने यहाँ पे कोई एक वन डायमेंशनल वेक्टर है। तो वन डायमेंशनल वेक्टर को हम किस तरह से लिखते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए सबस्क्रिप्ट एक्स आई कैरेट, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे कंसीडर किया है कि ये वेक्टर कोई एक्स डायरेक्शन में है। और इसका आप एग्जाम्पल लीजिए कि ये एग्जाम्पल है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3 टाइम आई कैरेट। तो ये आपका वेक्टर क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3 टाइम आई कैरेट है। तो अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो ये वेक्टर किस तरह से ड्रॉ होगा, यहाँ पे ये वेक्टर कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, जो कि ये उसकी क्या होगी, ओरिजिन से होगी, ये होगी इसकी टेल, और ये जो उसका 3 है ये उसका क्या होगा, ये होगा उसका हेड। तो ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बन के आया ये क्या है, वेक्टर 3 टाइम आई कैरेट। अब हमें क्या करना है, लेट अस मल्टीप्लाई इट विथ स्केलर 2। मतलब कि इस वेक्टर को आपको 2 स्केलर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, 2 के साथ इसे आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे 3 टाइम आई कैरेट। तो क्या होगा कि ये जो आपका आई कैरेट है इसे आपने जब 3 बार मल्टीप्लाई किया था तो क्या बना, ये जो आपका वेक्टर था ये बना। लेकिन अब आपको इसे क्या करना है, इस वेक्टर को मतलब कि इतने पोर्शन को क्या करना है, 2 बार रिपीट करना है। तो क्या होगा, यहां पे हम देखते हैं कि इसको 2 बार रिपीट करने से क्या होगा, ये तो 1 टाइम है ही। अब इतने ही पोर्शन को मैं कंसीडर कीजिए कि इसको मैंने यहां पे कर लिया सिलेक्ट, और सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, मतलब कि ये हो गया कॉपी। और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहां पे इसके एग्जैक्ट साइड में इसे क्या करता हूं, पेस्ट करता हूं। तो पेस्ट किस तरह से करना है, पेस्ट इतना करना है कि इसका 3 यूनिट का डायमेंशन, 3 यूनिट का लेंथ, यहाँ पे 3 यूनिट का ही होना चाहिए। तो ये है 3 यूनिट का लेंथ, और यहाँ पे पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल आनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, हेड और टेल का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे पहली टेल और यहाँ पे आखिरी का हेड, इन दोनों को, मतलब कि ये जो पहला था वो 3 टाइम आई कैरेट था, ये दूसरा भी क्या है, दूसरा भी है 3 टाइम आई कैरेट ही है। तो ये जो 2 वेक्टर्स बने, मतलब कि पहले को आपने दूसरी बार यहाँ पे रिपीट किया तो क्या हुआ, ये 2 बार हो गया। तो ये जो उसका पूरा का पूरा टोटल वेक्टर बन के आता है, ये वेक्टर क्या बनता है, ये यहां से उसका टेल है और यहां पे उसका हेड है। तो ये टोटल कितना आंसर आया, 3 + 3, इट बिकेम्स 6 टाइम आई कैरेट। तो ये तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन हो गया, 3 इंटू 2 इट बिकेम्स ऑल्सो 6। तो यहां पे आपने ये देखा कि मैं अगर किसी वेक्टर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है कि उस स्केलर को अगर आप डायरेक्टली उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा,
सेम विथ ऑर्डिनरी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हुआ, ये वेक्टर था वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3 टाइम आई कैरेट, जिसका हमने मल्टीप्लिकेशन लिया किसके साथ, स्केलर 2 के साथ। तो क्या हुआ, वेक्टर v इज इक्वल्स टू 2 टाइम ए वेक्टर। तो क्या बना 2 एज इट इज, और a के साथ हमने क्या किया, a के साथ उसकी वैल्यू यहां पे रिप्लेस की 3 टाइम आई कैरेट। तो आंसर क्या बना, वेक्टर v इज इक्वल्स टू 6 टाइम आई कैरेट। Hence, the length of the vector becomes twice compared to the real vector। मतलब कि ये जो आपका रियल वेक्टर वो कौन सा था, वो कुछ इतना था, लेकिन ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बना ये क्या था, ये था आपका नीचे का वेक्टर। मतलब कि ये कौन सा वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर, और ये कौन सा था आपका, रियल वेक्टर। तो ये जो रियल वेक्टर की ये डायमेंशन था उसकी लेंथ थी, ये लेंथ आपके रिजल्टेंट वेक्टर में कितनी आई, डबल होके आ गई। तो ये डबल क्यों हुई, क्योंकि उसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर आप इसे 3 बार मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, तो ये लेंथ बन के आती कुछ इतनी, मतलब कि ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो ये 3 बार बन जाती। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि जब आप किसी वेक्टर के ऊपर स्केलर को मल्टीप्लाई करने का ऑपरेशन करते हैं तो ये वेक्टर किस तरह से बन के आ सकता है। लेकिन अभी हमें यह देखना है कि यह स्केलर तो प्लस भी हो सकता है और यह स्केलर कौन सा होता है, माइनस भी हो सकता है। तो यहां पे हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल क्या था, वो एग्जाम्पल था प्लस स्केलर के बारे में, क्योंकि यहां पे हमने जो ये 2 को यूज किया है वो 2 क्या है, +2 है। तो इसकी वजह से हुआ क्या, यहां पे हमने ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमने अभी तक बाकी रखा था। क्यों, क्योंकि आपको फिर से रिमेंबर करना पड़ेगा कि ये जो आपका रियल वेक्टर था वो इस डायरेक्शन में था, और जब मल्टीप्लाई करके न्यू वेक्टर बना तो ये किस तरह से बना, ये इस तरह से उसी डायरेक्शन में बना। मतलब कि ये दोनों की डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन तो वैसी की वैसी है। मतलब क्या हुआ, hence the length of the vector becomes twice compared to the real vector and in the same direction। मतलब कि ये जो आपका पहला फंडामेंटल वेक्टर था उसकी जो डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन आपके रिजल्टेंट वेक्टर की आई जो कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बना था। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका मल्टीप्लायर पॉजिटिव था। लेकिन अगर आपका मल्टीप्लायर नेगेटिव हो तो क्या होगा, चलिए एक एग्जांपल ऐसा भी लेते हैं कि आपके पास एक वेक्टर है जो कि वेक्टर आपका यही का यही है 3 टाइम आई कैरेट, लेकिन आप उसे एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि है -2। तो क्या होगा, अगर ये +2 था तो क्या हुआ कि वो उसी की डायरेक्शन में आया, लेकिन जब ये -2 होता है तो उसकी डायरेक्शन क्या आती है, देखते हैं यहां। तो ये ग्राफ पेपर हमारे लिए आसान रहेगा। हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया था, हमने कंसीडर किया था कि आप एक वेक्टर को कंसीडर कीजिए कि जहां पे है 3 टाइम आई कैरेट, और इसे आपको मल्टीप्लाई करना है एक स्केलर के साथ जो कि है आपके लिए -2। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इस ऑर्डिनरी वेक्टर को हम यहां पे इस ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपका ऑर्डिनरी वेक्टर है वो वेक्टर क्या बन के आएगा, वो यहां पे इस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, जिसे आप ये बोलेंगे कि ये है 3 टाइम आई कैरेट। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसे -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे इस स्केलर को आपको 2 अलग तरह से देखना होगा। एक तो देखना होगा कि यहां पे माइनस साइन है, और दूसरा ये देखना होगा कि यहाँ पे स्केलर का पोर्शन है, मतलब कि ये उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो है 2 है। तो यहाँ पे इसके 2 पार्ट बनते हैं, एक है नेगेटिव और दूसरा है उसका मैग्नीट्यूड। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इस वेक्टर के साथ इसकी साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन क्या है, माइनस है। तो जैसे ही हम इस वेक्टर के साथ इसकी साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि वेक्टर की साइन है 3 टाइम आई कैरेट में प्लस, क्योंकि यहां पे अगर कुछ भी नहीं है तो वो क्या होगा, प्लस होगा। तो इस प्लस को आप मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के साथ, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। तो उसका रिजल्टेंट साइन बन के आता है माइनस, और ये 3 टाइम आई तो एज इट इज ही रहेगा 3 टाइम आई कैरेट।
तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही हमने इस माइनस साइन को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर बन गया -3 टाइम आई कैरेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये आपका ये जो रियल वेक्टर था, इस रियल वेक्टर को पहले तो हमें नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा। और जैसे ही हम उसे नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या बनता है, नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे आप इस वेक्टर को क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे और ये कहाँ पे बनेगा, ये कुछ इस साइड बन जाएगा। तो ये जो डायमेंशन उसका उतना ही रहा, मतलब कि लेंथ उसकी तो उतनी ही रही, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव साइड। तो ये क्या बन गया, -3 टाइम आई कैरेट, जो कि इसी वेक्टर का फ्लिप किया हुआ वेक्टर है, जो कि एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आया। क्यों ऑपोजिट में आया, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्केलर है वो कौन सा है, नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी वेक्टर को कंसीडर करेंगे और इसको कंसीडर करके इसे कितनी बार करेंगे, इसे हम 2 बार यहाँ पे यूज करेंगे। तो 2 बार यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को आप सिलेक्ट कीजिए, फिर कीजिए कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी करने के बाद कीजिए यहाँ पे कंट्रोल वी, मतलब कि कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे क्या किया कि पहला वेक्टर उसका हेड और ये दूसरा वेक्टर इसकी टेल, दोनों के एक दूसरे के ऊपर क्या होने चाहिए, सुपर इम्पोज। और ये हो गई उसकी पहली टेल और ये हो गया उसका आखिरी हेड, जो कि हमें देगा एक रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह से बन के आएगा, जो कि क्या होगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ और -6 तक गया, जिसकी वजह से ये जो उसका इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, ये उसकी माइनस साइन, फिर ये उसका 6 लेंथ का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए और उसकी एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैरेट। तो इक्वेशन बनता है -6 टाइम आई कैरेट। और ये क्या था, ये था एक जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि मैंने जो आपको टास्क दिया, जो आपको एक एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल को आपने जियोमेट्री का यूज करके क्या किया, फिगर आउट किया। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अब मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि अगर मैं इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ, मैथमेटिकली सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन किस तरह से आएगा। तो हमारा कंसिडरेशन क्या था, एक वेक्टर है 3 टाइम आई कैरेट, जिसे आपको एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि है -2। तो फाइनल वेक्टर क्या बन के आएगा, कंसीडर कीजिए कि ये फाइनल वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, -2 टाइम वेक्टर वी। तो क्या होगा, -2 रहेगा एज इट इज, और इस वेक्टर वी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम आई कैरेट, और ये क्या बनेगा, -2 इंटू 3 टाइम आई कैरेट। फिर इसका ऑर्डिनरी मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, माइनस साइन एज इट इज, क्योंकि माइनस और यहां पे का प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर 3 इंटू 2 ये क्या बनेगा, 6, और आई कैरेट ऐसे के ऐसे ही। तो ये जो आपका मैथमेटिकल जो एक स्टेप था, उसका जो आंसर आया वो आंसर, और हमारी जियोमेट्री का जो आंसर आया वो आंसर, वो सभी कैसे है, वो सभी सेम ही है। तो आपको यहाँ पे कंक्लूजन क्या याद रखना है कि अगर आपका स्केलर नेगेटिव है तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर बन के आएगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर आपके रियल वेक्टर के कंपैरिजन में कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो रियल वेक्टर था वो कौन सी डायरेक्शन में था, वो था पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन आपका ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बन के आया वो कौन सी डायरेक्शन में आया, वो आया नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये था आपका +3 टाइम आई वेक्टर, जो कि आपका कौन सा था, वेक्टर वी, मतलब कि रियल वेक्टर। लेकिन यहाँ पे ये जो वेक्टर आया वो कौन सा आया, -6 टाइम आई कैरेट, जो कि आपका कौन सा वेक्टर था, वेक्टर ए, मतलब कि वो था रिजल्टेंट वेक्टर, जो कंपैरिजन से हमें ये बताते हैं कि इस रियल वेक्टर के कंपैरिजन में ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, फाइनल वेक्टर है, वो कौन सा है, एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो आई होप कि अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हुई ये मल्टीप्लिकेशन की बात आपको वन डायमेंशन की जियोमेट्री के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि अगर इसी तरह का कोई वेक्टर 2 डायमेंशन में होता है, तो उस 2 डायमेंशन के वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी स्केलर के साथ,
तो वो आपको किस तरह से आंसर दे सकता है।